कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अन्नदाता किसानों को लिखी चिट्ठी का एमएसपी नहीं होगी खत्म, सरकार लिखित आश्वासन को तैयार। साथ ही कहा किसानों की आशंकाओं को दूर करने के लिए हर बातचीत को तैयार। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसानों को लोकतंत्र में प्रदर्शन का अधिकार, लेकिन इस प्रदर्शन से आम आदमी को नहीं पहुंचानी चाहिए बाधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया किसानों से संवाद, कहा नए कृषि बिल से किसानों को नहीं होगा कोई नुकसान, विपक्ष भड़का रहा है किसानों को। और उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए विधायकों ने ली शपथ। इस चुनाव में विधान परिषद के चुने गए हैं 11 सदस्य। नमस्कार, मैं हूं पूजा श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों के हित में बनाए गए कृषि सुधार कानूनों से देश के कृषि क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। इस कानून से देश के किसान अधिक स्वतंत्र और सशक्त बनेंगे। किसानों को लिखे अपने पत्र में तोमर ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए मोदी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के सभी की सेवा करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों का इतिहास इसका साक्षी है। पत्र में कृषि मंत्री ने कहा कि बीते दिनों में अनेक राज्यों के किसान संगठनों ने इन कानूनों का समर्थन किया है। कृषि मंत्री ने खुला पत्र लिखकर किसानों को एक बार फिर आश्वासन दिया है कि तमाम आशंकाओं का हल बातचीत से होगा। किसानों को लिखे गए खुले खत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने किसानों से कहा है कि वह इसे जरूर पढ़ें। कृषि मंत्री जी ने किसान भाई बहनों को पत्र लिखकर अपनी भावनाएं प्रकट की हैं, एक विनम्र संवाद करने का प्रयास किया है। सभी अन्नदाताओं से मेरा आग्रह है कि वह इसे जरूर पढ़ें। देशवासियों से भी आग्रह है कि वह इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। दिल्ली की सीमा पर किसानों का आंदोलन जारी है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में किसानों के इस प्रदर्शन के खिलाफ जो याचिका दाखिल की गई थी, उस पर जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तो ये साफ किया कि किसानों को प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन उनके प्रदर्शन से किसी और की जिंदगी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। साथ ही अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि सिर्फ प्रदर्शन से कोई नतीजा नहीं निकलेगा, सरकार से संवाद होते रहना चाहिए। इस बीच केंद्र सरकार की ओर से भी किसानों तक सही तथ्य पहुंचाने के प्रयास जारी हैं। केंद्र सरकार के तमाम मंत्री किसानों तक सरकार की बात पहुंचाने में लगे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन के मसले पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने साफ किया कि कोर्ट ने कानून के खिलाफ प्रदर्शन के अधिकार को मान्यता दी है। उस अधिकार में कटौती का कोई सवाल नहीं, बशर्ते वो किसी और की जिंदगी को प्रभावित न कर रहा हो। मुख्य न्यायाधीश ने कहा किसानों को प्रदर्शन का अधिकार है, उसमें कोई कटौती नहीं, लेकिन खाली प्रदर्शन से भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा। सरकार से संवाद होता रहना चाहिए, भले ही उसके शुरुआती नतीजे नहीं निकलेंगे। इसलिए हम किसान संगठनों और सरकार के नुमाइंदों वाली कमेटी के गठन पर विचार कर रहे हैं। कमेटी दोनों पक्षों से बातचीत करेगी। जब तक वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचती है तब तक प्रदर्शन चल सकता है, बशर्ते इससे किसी भी तरह के जान माल का नुकसान न हो। केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा अगर किसान यूनियन वार्ता का बहिष्कार कर रही है तो फिर कमेटी के गठन से कोई मकसद हल नहीं होगा। किसान संगठनों को कमेटी से कानून के हर पहलू पर बात करनी होगी। वो सिर्फ इस बात पर अड़े हैं कि कानून वापस लिया जाए। उनकी जिद की वजह से बातचीत नहीं हो पा रही है। सड़क बंद रखने से आवागमन बाधित हो रहा है। ऐसा युद्ध की स्थिति में होता है कि किसी शहर को आने वाली सड़कों को ब्लॉक कर दिया जाए। बिना मास्क के धरने पर बैठी ये भीड़ कोविड संक्रमण का खतरा बन सकती है। उधर केंद्र सरकार के तमाम मंत्री किसानों तक सरकार की बात पहुंचाने में लगे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने डीडी न्यूज के कार्यक्रम किसान पंचायत के जरिए मेरठ के किसानों से बात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि एमएसपी जारी रहेगी। उन्होंने बातचीत के जरिए मामले का हल होने की उम्मीद जताई। मैंने लोकसभा और राज्यसभा के फ्लोर पर देश भर के किसानों को आश्वस्त किया था
कि एमएसपी जारी थी, एमएसपी जारी है और आने वाले कल में भी एमएसपी जारी रहेगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बल देकर पूरे देश को आश्वस्त किया कि एमएसपी जारी रहेगी, इसमें किसी को कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसान के और कृषि के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में भी वो प्रतिबद्ध बनी रहेगी। इसका विश्वास सभी किसान भाइयों को होना चाहिए। फिर भी किसी किसान को अगर ये लगता है तो ये आंदोलनकारी किसानों से बात करते हुए हम लोगों ने कहा है कि अगर कोई किसान न्यायालय का रास्ता चुनना चाहता है तो हम उस रास्ते पर भी विचार करने को तैयार हैं। बीजेपी की राज्य सरकारें भी किसानों से संवाद कर रही हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शुक्रवार को 1600 करोड़ रुपए की राहत राशि 35 लाख किसानों के खातों में देंगे। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री ने भी गुरुवार को किसानों से संवाद किया। प्रधानमंत्री जी ने तो किसान को स्वतंत्र कर दिया कि मंडी में चाहो तो मंडी में बेचो, मंडी चालू रहेगी, मंडी के बाहर बेचना मंडी के बाहर बेचो, फूड प्रोसेसर को बेचो, किसी एक्सपोर्टर को बेच दो, कोई अगर वेयर हाउस पे खरीदता तो उसको बेच दो लाइसेंस लेके। क्या दिक्कत है? जहां किसान को सही दाम मिलेगा वो खेत पे बेचेगा, वो खलिहान में बेचेगा, वो घर पे बेचेगा, वो मंडी में बेचेगा, किसी को आपत्ति क्या? यही तो लोगों को बुरा लग रहा है। जो लोग आज गुमराह कर रहे हैं उन लोगों को यही बुरा लग रहा है कि वास्तव में किसानों के लिए नई नई चीजें क्यों, लेकिन विपक्ष है कि जब कोई मुद्दा नहीं बचा तो एक झूठ को बार बार झूठ बोल करके गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। इस बीच केंद्र सरकार ने किसानों के हित में लिए गए फैसलों पर अन्नदाता के हितों को समर्पित मोदी सरकार नामक एक लघु पुस्तिका जारी की है। इस लघु पुस्तिका को अभी हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में प्रकाशित किया गया है। देश के सभी हिस्सों में इस पुस्तिका का वितरण किसानों के बीच किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि किसानों के प्रश्नों पर सरकार ने अपने नजरिए को रखा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बुकलेट को लेकर लोगों में अच्छा उत्साह है। नीम कोटिंग यूरिया से लेकर फसल बीमा योजना से लेकर किसान सम्मान निधि से लेकर एमएसपी में जो कॉस्ट प्लस 50% का ऐतिहासिक फैसला किया, ये सब निर्णय उसमें है और मुझे विश्वास है ये अभी लोग बहुत ये सरकारी किताब अच्छी उसको लोग मांग रहे हैं और हम भी सब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे। उधर दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसान संगठन अब भी कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि वो किसानों की मांगों पर बात करने को तैयार है और कानून में जरूरी बदलाव भी करने का प्रस्ताव दे चुकी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में किसान संवाद रैली में शिरकत की। रैली में उन्होंने किसानों को कृषि बिल के फायदे गिनाए। उन्होंने कहा कि ये बिल किसी को भी किसानों की जमीन पर कब्जा करने का अधिकार नहीं देगा। बिल को लेकर किसानों को वही लोग गुमराह कर रहे हैं जो नहीं चाहते थे कि देश में राम मंदिर बने या लोगों को राम मंदिर के नाम पर लड़ाने का काम करते थे। उन्होंने कहा कि हम मंडी व्यवस्था खत्म नहीं कर रहे, बल्कि मंडियों को तकनीक से जोड़ रहे हैं। प्रदेश में अभी तक 100 मंडियों को हाईटेक किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल्द ही बायोफ्यूल की यूनिट लगने जा रही है, जिससे किसानों को पराली का भी उचित मूल्य मिलेगा। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी और केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने बार बार कहा है कि कृषि संबंधी सुधार के लिए जो कानून भारत सरकार ने बनाए हैं यह किसानों की जमीनों को किसी को भी कब्जा करने की छूट नहीं देती है। मंडी समाप्त करने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं, मंडी तो ये चलेंगे ही, लेकिन एक निजी क्षेत्र में मंडी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे किसानों को ज्यादा दाम मिल सके। किसान अपनी उपज को मंडी के अलावा अगर कहीं बाहर बेचना चाहेगा, उस पे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह गारंटी देने की एक व्यवस्था इसमें की जा रही है।
लेकिन भाइयों बहनों, गुमराह करने का प्रयास ये विपक्ष और कुछ चुनिंदा लोग जिन्हें भारत की प्रगति और किसानों की प्रगति और किसानों की खुशहाली अच्छी नहीं लग रही है, वे लगातार गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कल भारत का 42वां संचार उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। यह उपग्रह आपदा प्रबंधन और इंटरनेट कनेक्टिविटी में मदद करेगा। कोविड-19 महामारी के दौरान इसरो की ओर से किया गया यह दूसरा प्रक्षेपण है। संचार उपग्रह स्टैंडर्ड सी बैंड में सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, जिसके दायरे में भारत की मुख्य भूमि और इसके साथ साथ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह भी होंगे। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन साल दर साल नए नए इतिहास रच रहा है। गुरुवार को एक और बड़ी छलांग लगाते हुए टीवी चैनलों की पिक्चर गुणवत्ता सुधारने, सरकार को टेली एजुकेशन, टेलीमेडिसिन को आगे बढ़ाने और आपदा प्रबंधन के दौरान मदद करने वाले कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। उपग्रह को दोपहर 3:41 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से रवाना किया गया। प्रक्षेपण के 20 मिनट बाद उपग्रह पूर्व निर्मित भू समकालिक कक्षा में स्थानांतरित हो गया। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन ने कहा कि उपग्रह बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है और अगले 4 दिनों में अपने निर्धारित स्लॉट पर पहुंच जाएगा। The satellite is functioning very well, and another 4 days from now, the satellite will be placed in the specified slot in geosynchronous orbit, and subsequently the satellite is going to function as the continuation of the GSAT-12 launched 11 years back. I am sure that this satellite will be doing all the functions as planned. CMS-1, जिसका पूरा नाम GSAT-12R है, इसरो का 42वां कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के एक्सटेंडेड सी बैंड में सेवा उपलब्ध कराएगा, जिसके दायरे में भारत की मुख्य भूमि, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह होंगे। CMS-1 सैटेलाइट से दूरसंचार सेवाओं में खास तौर पर सुधार होगा। ये सैटेलाइट 2011 में लॉन्च GSAT-2 टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट की जगह लेगा। Chandrayaan-3 flagship program like Aditya L1 and Gaganyaan, it is activities, it is going on, and we have to have the missions at the earliest, and along with that we have that our much awaited GSLV mission and SSLV mission, like the series of missions are on hand. इसरो जिस जोश और बेहद उन्नत तकनीक के साथ एक के बाद एक सफल अभियानों को अंजाम दे रहा है, उसका लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। इसरो के बुलंद हौसलों और उसके अभियानों की बड़ी सफलता दर की वजह से ही कई देश अब अपने उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रक्षा मामलों पर संसदीय समिति की बैठक से वॉकआउट करने पर उनकी कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी खुद पहले तो इन बैठकों से अनुपस्थित रहते हैं और उसके बाद सवाल करते हैं और संवैधानिक संस्थानों का अपमान करते हैं। राहुल गांधी कल रक्षा विषयक स्थायी समिति के बैठक से वॉकआउट कर गए। उनका कहना था कि महत्वपूर्ण विषयों के बदले छोटे छोटे विषय क्यों लिए जा रहे हैं। ये पहले अनुपस्थित रहेंगे, अपना जो एजेंडा चाहते हैं वो बताएंगे नहीं और फिर अचानक 14 में से 2 ही बैठकों में आएंगे और बैठकों में आकर फिर ये कहेंगे कि महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा नहीं हो रही है। ये सांसदीय प्रणाली को और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान है। ये संवैधानिक संस्थाओं के लिए जिस तरह से उन्होंने काम किया है उसका ये परिचायक है और जब पहले ऑर्डिनेंस फाड़ा था वो भी इसी का उदाहरण एक है और इसलिए हम इस रवैये की भर्त्सना करते हैं और राहुल गांधी को संवैधानिक संस्थाओं का आदर करने सीखना चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र में उनकी भूमिका और नगण्य होती जाएगी।
भारत में कोरोना स्थिति के बारे में बात करें तो कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की वजह से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 95,20,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 95.40% हो गया है। वहीं कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.45% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 31,087 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना और सामान्य टीकाकरण के नियमों में खासा फर्क होगा। प्रत्येक वैक्सीन सेंटर पर 3 कमरे आरक्षित होंगे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक टीकाकरण में करीब 55 मिनट लगने का अनुमान है। पहले कमरे में वैक्सीन लगवाने वाले का बुखार, ब्लड प्रेशर व स्वास्थ्य संबंधित जानकारी ली जाएगी। दूसरे कमरे में टीका लगाया जाएगा। टीके के बाद तीसरे कमरे में भेजा जाएगा, जहां पर विशेषज्ञ डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ जांच व निगरानी करेंगे। इस बीच राजधानी लखनऊ में 235 नए संक्रमित मरीजों का पता चला है। कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य विभाग रिएक्शन से बचाव तक के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। राजधानी में कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रशिक्षण शुरू किया गया है। राजधानी 10 बड़े अस्पताल के लोगों को प्रशिक्षण देगा। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भारत सरकार अश्विनी कुमार चौबे ने प्रयागराज के सर्किट हाउस के सभागार में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोविड-19 टीकाकरण का कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है। हमारी सरकार वैक्सीन को लेकर एक वृहद कार्य योजना बनाई है, जिसमें पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को 60 करोड़ टीके लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्यों के साथ आवश्यक बैठक कर ली है और कुछ ही महीनों के अंदर टीकाकरण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। ये कार्य बूथ स्तर तक किया जाएगा, जिससे कोई भी व्यक्ति बिना टीका के ना रह सके। वैक्सीन के लिए जो एक कोल्ड चेनल बनना चाहिए, उसकी तैयारी कर लिया। सभी राज्यों से वो व्यवस्था बन करके आ रही है और देश भर में लगभग 29,000 कोल्ड चेन हैं हमारे, उसके लिए भी तैयार हो रही है। साथ साथ हमारी जो व्यवस्था है, हम 30 करोड़ लोगों के लिए पहली बार 60 करोड़ डोज कंपनियों से खरीद रहे हैं। 4 कंपनी इसमें आगे हैं, उन्होंने आवेदन दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत बेहतर योजना बनाई है और हमारे श्री जोगी जी की सरकार ने हर प्रकार से सारी चीजें पहले भी कोविड में अच्छे काम किए और आज भी वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चिंतित हैं। जनपद हापुड़ के धौलाना में केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने अमर जवान ज्योति कार्यक्रम में भाग लिया और शहीद मेजर महेंद्र सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। केंद्रीय मंत्री ने शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इसके साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री ने स्वर्णिम विजय मशाल यात्रा में भी भाग लिया, जो हापुड़ से चलकर सपनावत में समाप्त हुई। स्वर्णिम विजय मशाल को लेकर आर्मी के जवानों ने केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह के साथ मिलकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं जनरल वीके सिंह ने कहा कि शहीद किसी जाति या धर्म का नहीं होता, वो सिर्फ भारतीय होता है। ये प्रोग्राम स्वर्णिम वर्ष के रूप में हमारी जो 71 की लड़ाई है उसके 50 साल पूरे होने के बाद से उसको एक स्वर्ण विजय के रूप में हम मना रहे हैं। और इसके अंदर जो आप मशाल देख रहे हैं, ये नई दिल्ली के युद्ध स्मारक से चली थी और पूरे उत्तर भारत के अंदर घूमेगी और पूरे उत्तर भारत में होते हुए आखिर के अंदर ये सियाचिन तक पहुंचेगी। तो इसमें कोशिश ये कर रहे हैं कि सब लोगों को युद्ध के बारे में पता चले, अपनी विजय के बारे में पता चले और लोगों को प्रेरणा मिले कि जो काम 50 साल पहले हुआ है उससे और अच्छा काम हम आगे कर सकें। बांग्लादेश का जो युद्ध हुआ था उसके जो 50 साल पूरे हुए हैं, उस संदर्भ में सरकार की तरफ से ये हमारे ताऊजी स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी का सम्मान किया जा रहा है और जनरल वीके सिंह साहब के द्वारा
और अन्य फौजी भाई बंधुओं के द्वारा यहाँ पर उनका माल्यार्पण और उनका सम्मान किया गया। सिद्धार्थनगर जिले के लोहिया कला भवन में आज एडिप योजना के तहत जनों व वायुश्री योजना के तहत वृद्धजनों को सहायक उपकरण वितरित किए गए, जिसका शुभारंभ केंद्र सरकार के मंत्री थावरचंद गहलोत ने वीडियो वर्चुअल मोड के माध्यम से किया। इस दौरान 2100 लाभार्थियों को विभिन्न प्रकार के उपयोगी सहायक उपकरण वितरित किए गए, जिसमें मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, कृत्रिम दांत, बैसाखी आदि वितरित की गई, जिससे दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में लाया जा सके। इसके लिए क्षेत्रीय सांसद जगदम्बिका पाल ने अपनी बची निधि से 12 लाख से अधिक धनराशि दी है। इस दौरान उपयोगी सहायक उपकरण पाकर दिव्यांगजनों के चेहरे खिल गए। उन्होंने बताया कि इसे पाकर वो बेहद खुश हैं। इससे उनकी बहुत बड़ी समस्या खत्म हो गई। अब हम अपने विभिन्न प्रकार के कामों को खुद कर सकेंगे। वहीं जिले की एक दिव्यांग महिला को दिव्यांगजनों के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राज्य स्तरीय प्रमाण पत्र दिया गया। बहुत खुशी मिली है, बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ, क्योंकि वैसे चलना फिरना बहुत मुश्किल होता था और अभी हमारे लिए बहुत आसान हो गया। जो सरकार ने किया, बहुत अच्छा काम किए हैं। इससे मुझे बहुत खुशी मिली है। कुछ भी अपना कर सकता हूँ, मैं करके खा भी सकता हूँ इस पर, कुछ भी बिजनेस वगैरह, तो बहुत अच्छा लगा है मुझे। मैंने समाज के प्रति सेवा भाव से कार्य किया है। मैंने दिव्यांगों के साथ साथ बुजुर्गों का और जो दिव्यांग, असहाय, अनाथ ऐसे जो हैं उनको मैंने सेवा किया है, उनका मैंने सेवा किया। जैसे कि दिव्यांग बच्चों के लिए मैंने उनको जागरूक किया कि आप अपने आप को समाज में छिपाने का कार्य ना करें। आप एक विकलांग हैं, उस मतलब दिव्यांग हैं, आप अपने आप को विकलांग ना समझे कि मैं बेकार हूँ, मैं अपने आप को समाज में छिपाऊं कि भगवान ने मुझे ऐसे कर दिया, मैं कैसे समाज में जाऊं। आप एक दिव्यांग के रूप में बाहर निकल के आइए, क्योंकि न संघर्ष न तकलीफ है, फिर क्या मजा है जीने में। ये तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। और आपके अंदर जो भी कला है उसको निखारिए और समाज को दिखाइए कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। सिद्धार्थनगर के 107 ऐसे लोग जो 80% दिव्यांग हैं, जो खड़े नहीं हो सकते, उनको आज आपने देखा कि किस तरह से मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल दिया है, जिसमें 25,000 रुपया भारत सरकार ने दिया है, 12,000 रुपया हमने अपने बचे हुए सांसद निधि से दिया, और जिससे आज उनकी ज़िंदगी में एक नई ऊर्जा आएगी, स्वावलंबी होंगे। और उसमें जो बॉक्स लगाया गया है उससे वो दूध बेचने का काम या बार बेचने का काम कर सकते हैं, और जो बोझ थे वो घर के लिए सहयोग हो जाएंगे। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रयागराज के सिरसा नवीन मंडी मेजा रोड में कृषि विभाग के VGREI योजना के अंतर्गत निर्मित 1000 मीट्रिक टन क्षमता के अंतर्गत निर्मित बीज गोदाम का लोकार्पण किया। उसके बाद किसान गोष्ठी में किसानों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत डिजिटल पेमेंट के कारण कृषकों का शोषण समाप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि कृषि यंत्रों एवं अन्य समस्त कृषि निवेशों पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अनुदान दिया जा रहा है, जिससे कृषकों को बिना किसी पक्षपात के सीधे लाभ प्राप्त हो रहा है। श्री शाही ने केंद्र सरकार द्वारा जारी 3 नए कृषि कानूनों के संबंध में कृषकों को जानकारी दी। उन्होंने सरकार की मंशा से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि कृषकों को मंडी के 46 जिन्सों को मंडी शुल्क से मुक्त किया गया तथा किसानों को मंडी के अतिरिक्त अन्य बाजारों का विकल्प उपलब्ध कराकर उचित मूल्य दिलाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जनपद में कुल 5,71,000 कृषकों को कुल 574 करोड़ रुपए RTGS के माध्यम से एवं कृषि ऋण मोचन योजना के तहत 58,368 कृषकों को लगभग 267 करोड़ रुपए ऑनलाइन माध्यम से प्रदान किया गया। अन्य अधिकारियों के अलावा कृषक गण उपस्थित रहे। जिनके नाम से अपने नाम से जमीन है, भले ही 3 डिसमिल जमीन हो, 5 डिसमिल जमीन हो, 50 डिसमिल जमीन हो, 5 एकड़ जमीन हो, हर किसान को, और साथ साथ में यदि उसका खातेदार है तो उसके भी खाते में पैसा जाता है। ये कभी हुआ था 70 साल में? नीलम जी, कभी आपने देखा था इसको? आपकी भी तो उम्र 35-40 साल के करीब होगी, ज्यादा है, तो कभी हुआ था? तो जो हुआ उसको हम पहचानना नहीं चाहते। आज आपकी इस प्रयागराज जनपद के भीतर मैंने देखा 5,71,095 किसानों को खातों में।
बांदा जनपद के प्रसिद्ध 3 दिवसीय सिमोनी धाम मेले के अंतिम दिन अवधूत जी महाराज के दर्शन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह सिमोनी पहुंचे। उन्होंने मेला स्थल में बने विशाल मंदिर में दर्शन कर अवधूत महाराज का आशीर्वाद लिया। उन्होंने गांव में नवीन स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने के लिए जमीन का निरीक्षण भी किया। बांदा के सिमोनी धाम में हर वर्ष 15 से 17 दिसंबर तक अवधूत महाराज द्वारा 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में पूरे देश से दूर दूर से आए साधु संतों और श्रद्धालुओं ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन द्वारा मेला क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। ये मेला 15 दिसंबर से लेकर के 17 दिसंबर तक 3 दिन का ये मेला होता है और 3 दिन तक ये मेला अनवरत रहता है। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के नाम में सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन अधिकारी और कर्मचारी कर रहे हैं। साफ सफाई भी अच्छी है। स्वामी जी के भंडारे में भी लोग जाकर के अच्छे तरीके से प्रसाद ले रहे हैं और मेले का आनंद ले रहे हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में कल मध्यरात्रि के करीब 4.2 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। मध्यम तीव्रता के भूकंप के कारण लोग अपने घरों से बाहर आ गए। भूकंप का अधिकेंद्र हरियाणा के गुड़गांव से 48 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित था। कल रात 11:45 पर आया भूकंप 7.5 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। दिल्ली और आसपास के इलाकों में कुछ सेकंडों तक तगड़े झटके महसूस किए गए। भूकंप के कारण किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं का असर मैदानी इलाकों में पड़ना शुरू हो गया है। राजधानी लखनऊ में पारा तेजी से गिरा है, गलन बढ़ गई है। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से कम यानी 7.8 जो कि सामान्य से 1 डिग्री कम है। लोगों को ज्यादा गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर होना पड़ा है। अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री तक कम हो सकता है। गुरुवार को तेज हवाओं के बावजूद अधिकतम तापमान 23 डिग्री से कम होकर 20.6 डिग्री तक पहुंच गया। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अन्नदाता किसानों को लिखी चिट्ठी का एमएसपी नहीं होगी खत्म, सरकार लिखित आश्वासन को तैयार। साथ ही कहा किसानों की आशंकाओं को दूर करने के लिए हर बातचीत को तैयार। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसानों को लोकतंत्र में प्रदर्शन का अधिकार, लेकिन इस प्रदर्शन से आम आदमी को नहीं पहुंचनी चाहिए बाधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया किसानों से संवाद, कहा नए कृषि बिल से किसानों को नहीं होगा कोई नुकसान। विपक्ष भड़का रहा है किसानों को। और उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए विधायकों ने ली शपथ। इस चुनाव में विधान परिषद के चुने गए हैं 11 सदस्य। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।